उत्तर प्रदेश के घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। कुहरावा नाम सुनते ही जैसे किसी के दिल पर ठंडा साया उतर जाता कहते हैं। यहाँ रात ढलते ही घंटी जैसी आवाजें गूंजती हैं, लेकिन कोई देख नहीं पाता कि उन्हें कौन बजा रहा है। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि ये आवाजें किसी मंदिर की नहीं बल्कि उन आत्माओं की घंटियां हैं जिनका कभी अंतिम संस्कार नहीं हुआ। बारिश के बाद की वो रात थी। कुहरावा का आकाश गहरे बादलों से ढका हुआ था और हर कोने से मेंढकों की आवाजें आ रही थीं। गांव के टूटे फूटे कच्चे घरों के बीच से एक अकेली जीप धीरे धीरे गांव के चौक में पहुंची। जीप से उतरे दो लोग, एक युवा पत्रकार अनिरुद्ध और उसकी कैमरा पर्सन दोस्त नेहा। दोनों का चेहरा हल्की रोशनी में चमक रहा था। आंखों में डर नहीं बल्कि जिज्ञासा थी। अनिरुद्ध का सपना था कि वो इस गांव के रहस्य पर डॉक्यूमेंट्री बनाए। नेहा कैमरा संभालते हुए बोली, अनिरुद्ध, ये जगह तो सच में बहुत सुनसान लग रही है। कहीं वो सब कहानियां सच तो नहीं? अनिरुद्ध मुस्कुराया, लेकिन उसकी आवाज में हल्की घबराहट थी। यही तो हमें पता लगाना है। डर से अगर भागे तो सच कैसे मिलेगा? गांव के चौपाल पर एक बुजुर्ग बैठे थे, सफेद धोती, कमर पर लाठी और आंखों में ऐसा खालीपन जैसे सदियों से नींद न मिली हो। अनिरुद्ध ने झुककर अभिवादन किया। नमस्ते काका, हम शहर से आए हैं। कुहरावा गांव के बारे में डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं। सुना है यहाँ रात में कुछ अजीब होता है। बुजुर्ग ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। यह गांव शापित है। जो भी यहाँ रात बिताता है सुबह तक उसकी परछाई नहीं रहती। नेहा ने चौंक कर पूछा, मतलब? बुजुर्ग ने लाठी जमीन पर जोर से मारी। मतलब लोग गायब हो जाते हैं, न लाश मिलती है न चीख सुनाई देती है। बस अगली सुबह उनका घर खाली मिलता है। नेहा के हाथों में पकड़ा कैमरा कांपने लगा। अनिरुद्ध ने हालांकि मुस्कान दबाई, लेकिन यह तो अफवाह भी हो सकती है। काका, क्या कोई सबूत है? बुजुर्ग ने अनिरुद्ध की आंखों में झांकते हुए कहा, सबूत चाहो तो आज रात रुक जाओ, फिर खुद देख लेना। लेकिन याद रखना, यहाँ रात के तीसरे पहर जब घंटी बजे तो बाहर मत निकलना। बुजुर्ग उठकर बिना पीछे देखे अंधेरे में गायब हो गए। उनके कदमों की आवाज मिट्टी में घुल रही, जैसे कभी कोई था ही नहीं। अनिरुद्ध और नेहा ने गांव के बीच की एक टूटी फूटी हवेली में रात बिताने का फैसला किया। हवेली की दीवारों पर काई जमी थी, खिड़कियों से टूटा कांच लटक रहा था। नेहा ने कैमरा सेट करते हुए कहा, अनिरुद्ध, यह जगह तो किसी डरावनी फिल्म की शूटिंग जैसी लग रही है। अनिरुद्ध ने हंसने की कोशिश की, यही तो चाहिए हमें। रात गहराने लगी, आसमान में बादल घिर आए। अचानक दूर कहीं से घंटी की टनटनाहट सुनाई दी, धीमी, फिर तेज। पहले जैसे मंदिर की घंटी हो, फिर जैसे लोहे की जंजीर टकरा रही हो। नेहा ने चौंक कर खिड़की की ओर देखा। ये वही आवाज है। अनिरुद्ध कैमरा लेकर खिड़की की ओर बढ़ा। हवेली के बाहर दूर तक फैला जंगल घुप अंधेरे में डूबा था, लेकिन घंटी की आवाज बिल्कुल पास से आ रही थी, जैसे कोई हवेली के भीतर ही हो। अचानक हवेली के पुराने दरवाजे की कुंडी अपने आप खड़खड़ाई। नेहा चीख पड़ी, अनिरुद्ध, ये हवा नहीं हो सकती। अनिरुद्ध ने गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ मिट्टी पर गीले पैरों के निशान दिख रहे थे, जो हवेली के पीछे वाले पुराने कुएं की ओर जा रहे थे। अनिरुद्ध ने कैमरा उठाया, चलिए देखते हैं। नेहा ने उसकी बाह पकड़ी। पागल हो गए हो, काका ने मना किया था, लेकिन अनिरुद्ध ने उसकी परवाह नहीं की। दोनों टॉर्च लेकर उन पैरों के निशानों का पीछा करने लगे। कुएं के पास पहुंचते ही उन्हें तेज गंध आई, जैसे गीली मिट्टी में कोई पुराना राज सड़ रहा हो। कुएं का पानी काला और गंदला था। नेहा ने कांपती आवाज में कहा, अनिरुद्ध, लगता है ये जगह सच में। इतने में कुएं के भीतर से कोई आवाज आई, हल्की टूटी फूटी फुसफुसाहट। बचाओ बचाओ। नेहा ने टॉर्च कुएं के अंदर डाली। उसकी आंखें फैल गईं। पानी की सतह पर किसी का हाथ धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। पानी से भीगा सड़ा गला और हड्डियों जैसा सफेद। नेहा चीखते हुए पीछे हट गई। अनिरुद्ध ने झुककर कैमरा फोकस किया। अचानक उस हाथ ने जोर से कुएं की दीवार पकड़ी और फिर नेहा का दिल तेजी से धड़कने लगा। कुएं के भीतर से निकलता वो सड़ा गला हाथ अंधेरे में और ऊपर आने लगा। अनिरुद्ध ने कैमरा कसकर पकड़ा। उसकी आंखें चौड़ी थीं, मगर वो हटने की बजाय और पास झुक गया। अचानक वो हाथ जोर से फिसलकर वापस पानी में डूब गया। पानी का छींटा चारों ओर फैल गया और कुएं में गूंज उठी एक खौफनाक हंसी, धीमी, भारी और किसी बूढ़ी औरत जैसी। नेहा ने अनिरुद्ध को खींचकर पीछे किया। बस अब बहुत हो गया, चलो यहाँ से। लेकिन अनिरुद्ध की जिज्ञासा डर से बड़ी थी। नेहा, कैमरा ऑन रखो, ये सबूत है। अगर हम इसे कैद कर लें तो बात अधूरी रह गई।
अचानक हवा में ठंडी लहर दौड़ी और टॉर्च की रोशनी अपने आप बुझ गई। चारों तरफ गहरा अंधेरा, सिर्फ कैमरे की लाल रिकॉर्डिंग लाइट झिलमिला रही थी। नेहा ने कांपते हुए कहा, अनिरुद्ध, हमें हवेली वापस चलना चाहिए। अनिरुद्ध ने उसकी बाह पकड़ी। ठीक है, चलो। दोनों तेज कदमों से हवेली की ओर लौटे, लेकिन रास्ता वही नहीं था। जो पगडंडी कुछ देर पहले तक साफ दिख रही थी, अब गायब थी। चारों तरफ कंटीली झाड़ियां और कीचड़, जैसे जंगल ने अपनी शक्ल बदल ली हो। नेहा रो पड़ी, ये कैसे हो सकता है? हम तो बस सीधी पगडंडी से आए थे। अनिरुद्ध ने मोबाइल निकाला, पर स्क्रीन पूरी तरह काली थी। कोई नेटवर्क नहीं, यहाँ तक कि घड़ी भी रुक चुकी थी। दूर कहीं से फिर वही घंटी की टनटनाहट सुनाई दी। इस बार आवाज और करीब थी। फिर एक और आवाज, किसी बच्चे की हल्की सी हंसी जो पेड़ों के बीच गूंज रही थी। अनिरुद्ध ने टॉर्च को बार बार ऑन करने की कोशिश की। अचानक रोशनी जली और सामने एक आकृति नजर आई। एक छोटी बच्ची, सफेद धोती जैसी गंदी ड्रेस, उलझे काले बाल और आंखों में ऐसा खालीपन जैसे वो देख रही हो, पर असल में कुछ भी नहीं देख रही। नेहा चीखते हुए पीछे हट गई। बच्ची ने गर्दन टेढ़ी करते हुए कहा, तुम्हें क्यों बुलाया गया है पता है? आवाज में मासूमियत थी, पर शब्दों में ऐसा ठंडा जहर की रोंगटे खड़े हो जाएं। अनिरुद्ध हिम्मत जुटाकर बोला, तुम कौन हो? बच्ची ने बिना पलक झपकाए कहा, मैं वही हूँ जिसे गांव ने जिंदा दफन किया था, जिसकी घंटी अब भी बजती है ताकि कोई भूल ना पाए। उसने हाथ उठाया और झाड़ियों की ओर इशारा किया। झाड़ियों के पीछे एक टूटा हुआ पत्थर का चबूतरा दिखाई दिया। उस पर धुंधले अक्षरों में कुछ लिखा था, लेकिन मिट्टी और खून के धब्बों के कारण शब्द साफ नहीं दिख रहे थे। अनिरुद्ध धीरे धीरे आगे बढ़ा। नेहा पीछे से चिल्लाई, अनिरुद्ध रुक जाओ, ये हमें फंसा रही है। लेकिन अनिरुद्ध जैसे सम्मोहित हो चुका था। उसने टॉर्च की रोशनी चबूतरे पर डाली। अचानक पूरी जमीन हिली। चबूतरे की दरारों से काले धुएं की लकीरें निकलने लगीं और उसी धुएं में कई हाथ उभर आए। बच्चों, औरतों, बूढ़ों के सब सड़े गले, जैसे सदियों से किसी ने इन्हें दफन कर रखा हो। सभी हाथ एक साथ बाहर आने की कोशिश कर रहे थे और उसी के साथ गूंज उठी सैकड़ों घंटियों की आवाज, तेज और तेज, कान फाड़ देने वाली। नेहा ने अनिरुद्ध को पकड़कर जोर से खींचा। भागो! दोनों भागते हुए आखिरकार हवेली तक पहुंचे। दरवाजा अपने आप खुला और भीतर से हल्की पीली रोशनी निकल रही थी। लेकिन हवेली का अंदरूनी हिस्सा पहले जैसा नहीं था। जहां टूटी दीवारें और खाली कमरे थे, अब वहां पुरानी महफिल सजी थी। तेल के दिए जल रहे थे, दीवारों पर पुराने चित्र और बीच में लकड़ी की बड़ी मेज पर बैठा था वही बुजुर्ग काका। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी, एक डरावनी मुस्कान। अनिरुद्ध ने कांपती आवाज में पूछा, ये सब क्या हो रहा है? काका ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने हमारी चेतावनी नहीं मानी, अब तुम भी इस कहानी का हिस्सा बन चुके हो। नेहा चिल्लाई, कौन सी कहानी? काका की आंखें चमकी, वो जो हर 100 साल में खुद को दोहराती है ताकि गांव का पाप कभी मिट न सके। इतना कहकर उसने मेज पर रखा घंटा उठाया और जोर से बजा दिया। घंटी की आवाज से पूरी हवेली कांप उठी। अनिरुद्ध और नेहा ने महसूस किया कि उनके पैरों के नीचे की जमीन दरक रही है। फर्श की दरारों से वही काला धुआं निकल रहा था जो उन्होंने कुएं पर देखा था। धुएं में अनगिनत चेहरों की परछाइयां, रोते चिल्लाते, मदद मांगते। नेहा ने अनिरुद्ध का हाथ पकड़कर फुसफुसाया, अगर हम अभी नहीं भागे तो हम भी इनमें से एक हो जाएंगे। अनिरुद्ध ने कैमरा कसकर पकड़ लिया। सिर्फ एक रास्ता है ये कैमरा, अगर हम सच को बाहर ले जा सके तो शायद। लेकिन उसकी बात अधूरी रह गई। काका अचानक खड़ा हो गया। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी, कोई यहाँ से सच लेकर नहीं जा सकता। हवेली की दीवारें घंटी की आवाज से कांप रही थीं। तेल के दियों की लौ एक साथ लंबी होकर नीली पड़ गई, जैसे किसी अदृश्य हवा ने उन्हें चूम लिया हो। अनिरुद्ध और नेहा दरवाजे की ओर भागे, मगर दरवाजा अब लोहे की तरह जम चुका था। काका बीच कमरे में खड़ा था, उसका झुका हुआ शरीर सीधा हो गया और उसकी आवाज अचानक गहरी और भारी हो उठी, यह गांव अपने पाप से बच नहीं सकता। नेहा कांपती आवाज में बोली, कौन सा पाप, हमें जाने दो। काका की आंखें लाल हो गईं। 100 साल पहले यहाँ एक मासूम बच्ची को चुड़ैल कहकर जिंदा दफन कर दिया गया था। गांव के सभी लोग शामिल थे। उसकी चीखें, उसका खून किसी ने नहीं रोका। मरने से पहले उसने कसम खाई, जिसने मेरा दर्द नहीं सुना वो सब मेरी तरह अधूरे रहेंगे। तब से हर 100 साल बाद ये गांव नए मेहमानों को खींच लाता है ताकि वो दर्द फिर से जी सके। अनिरुद्ध ने याद किया, कुएं पर दिखा वो हाथ, वो बच्ची, वो चबूतरा। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। नेहा रो पड़ी,
हमारा इस सब से कोई लेना देना नहीं है। हमें क्यों? काका की मुस्कान और चौड़ी हो गई। क्योंकि तुमने सुना और जो सुन लेता है वो कहानी का हिस्सा बन जाता है। अचानक हवेली का फर्श टूटने लगा। दरारों से काला धुआं उठकर दीवारों पर चढ़ने लगा। धुएं में से वही बच्ची निकल आई। उसकी आंखें अब लाल आग जैसी चमक रही थीं। उसने धीरे से कहा, तुम्हें भी दर्द महसूस करना होगा, तभी ये घंटी रुकेगी। नेहा चीखते हुए अनिरुद्ध से लिपट गई। अनिरुद्ध ने कांपते हाथों से कैमरा उठाया और बच्ची की ओर इशारा किया। अगर ये सच है तो लोग तुम्हारी कहानी जानेंगे। हम इसे बाहर ले जाएंगे ताकि तुम्हें इंसाफ मिले। बच्ची कुछ पल के लिए रुक गई। उसकी लाल आंखों में आंसुओं की चमक उभरी, लेकिन अगले ही क्षण उसके चेहरे पर फिर गुस्से की लकीर खिंच गई। कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जाता। काका ने घंटी फिर से बजाई। इस बार आवाज इतनी तेज थी कि कान फटने लगे। अनिरुद्ध और नेहा दोनों जमीन पर गिर पड़े। उनके आसपास की हर चीज धुंध में बदलने लगी। दिए, दीवारें, काका, सब सिर्फ बच्ची की परछाई और घंटी की आवाज बाकी थे। अनिरुद्ध ने आखिरी ताकत जुटाकर कैमरा रिकॉर्डिंग ऑन रखी और नेहा का हाथ पकड़ा। आंखें बंद करो, बस मेरी आवाज सुनो, हमें बाहर निकलना है। अचानक हवेली के दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। किसी ने बाहर से लात मारी थी। फिर दूसरी और तीसरी दरवाजा चरमराया और टूट कर खुल गया। ठंडी रात की हवा अंदर घुसी। घंटी की आवाज एकदम बंद हो गई। धुआं गायब। कमरा फिर से टूटी फूटी हवेली जैसा था। न दिए, न काका, न बच्ची। नेहा ने कांपते हुए अनिरुद्ध की ओर देखा। हम बच गए। अनिरुद्ध ने कैमरे की स्क्रीन देखी। लाल रिकॉर्डिंग लाइट अब भी जल रही थी, लेकिन स्क्रीन पर कुछ और ही दिख रहा था। वो पूरी रात का वीडियो जिसमें वो दोनों लगातार कुएं के पास बैठे थे, बिना हिले डुले, जैसे पत्थर की मूर्तियां। नेहा ने डर से चीख मारी, ये कैसे हो सकता है? हम तो हवेली में थे। अनिरुद्ध के हाथ से कैमरा गिर पड़ा। जमीन पर गिरते ही स्क्रीन पर आखिरी फ्रेम जम गया। वो बच्ची उनकी ठीक पीछे खड़ी मुस्कुराती हुई। अनिरुद्ध ने झटके से मुड़कर देखा। पीछे कोई नहीं था, सिर्फ हवेली की टूटी खिड़की से आती हल्की चांदनी और दूर जंगल में फिर वही घंटी की धीमी टनटनाहट। नेहा ने फुसफुसाते हुए कहा, अनिरुद्ध, ये कैमरा, हम इसे लेकर गांव से बाहर निकलते हैं। दोनों तेजी से जीप तक पहुंचे। जीप स्टार्ट हुई और गांव की पगडंडी पर बढ़ने लगी। लेकिन जैसे जैसे जीप गांव की हद से दूर होती, कैमरे की स्क्रीन फिर चमक उठती। वीडियो अपने आप चलने लगा। इस बार रिकॉर्डिंग में दिखा, जीप के पीछे पीछे धुंध से ढका गांव और वही बच्ची धीरे धीरे उनकी ओर दौड़ती हुई। नेहा ने डर से कैमरा खिड़की से बाहर फेंक दिया। जीप तेजी से जंगल की सड़क पर भागी, लेकिन कुछ दूरी तय करते ही इंजन अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ वही काली धुंध फैल गई और घंटी की आवाज फिर गूंज उठी। पहले धीमी, फिर इतनी तेज कि सांस लेना मुश्किल हो जाए। अनिरुद्ध ने नेहा का हाथ कसकर पकड़ा। उसने उसकी आंखों में देखा और फुसफुसाया, हम शायद कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। आखिरी बार उन्होंने आसमान की ओर देखा। चांद गायब था, सिर्फ गहरे बादल और उस पर तैरती एक छोटी बच्ची की परछाई जो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। कहानी का अंत, या शायद नहीं, क्योंकि कहते हैं कोहरावा गांव आज भी उसी तरह रात को घंटियां बजाता है। जो भी वहां कैमरा लेकर जाता है वो वापस तो आता है, लेकिन उसकी परछाई हमेशा के लिए वहीं रह जाती है।